दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही हैं और उनके भारत आने से क्या परिणाम और परिवर्तन उत्पन्न होते हैं एवं कंपनियों के कुछ अन्य पहलुओं के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं, 18वीं सदी के भारत के बारे में देखते हैं। तो 18वीं सदी के भारत के बारे में देखें उससे पहले हम लोग 16वीं और 17वीं शताब्दी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में हमें ये देखने को मिलता है कि उस समय मुग़ल अपनी अच्छी स्थिति में थे, जिस कारण जो बाह्य शक्तियाँ थीं वो भारत को अपने अधीन नहीं ले पाई। ठीक, तो 16वीं 17वीं शताब्दी में मुग़ल अच्छी स्थिति में। अब 18वीं सदी के भारत को अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पहलुओं पे इसकी जांच करते हैं। कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, राजनीतिक स्थिति इसकी देख लेते हैं, सामाजिक स्थिति इसकी देख लेते हैं, आर्थिक स्थिति देख लेते हैं और सांस्कृतिक स्थिति देख लेते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राजनीतिक स्थिति से। तो राजनीतिक स्थिति में हम लोग को तीन प्रमुख प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी? मुग़ल साम्राज्य का पतन देखने को मिल रहा है। ठीक, तो मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा है, केंद्रीकृत सत्ता का पतन हो रहा है। तो जिस वजह से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा है। स्वाभाविक होता है हर जगह कि जहाँ केंद्रीकृत सत्ता का पतन होता है क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर के सामने आती हैं। तो यहाँ भी वही हुआ, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। वो क्षेत्रीय राज्य कौन कौन से थे? तो वहाँ देखेंगे पंजाब, सिंध, मराठा, निज़ाम, बंगाल, अवध और मैसूर, ये मुख्य राज्य थे जिनका उदय हुआ। और भी छोटे राज्यों का उदय हुआ, लेकिन ये मुख्य मुख्य हैं। अब यहाँ पे तीसरी जो प्रवृत्ति देखने को मिल रही है वो है अंग्रेजों का राजनीति में उदय, विस्तार एवं स्थापना। ठीक है, तो ये 1757 के बाद 1857 तक चलता है। इनका विस्तार, स्थापना, ये सब चल रहा है 1757 से 1857 तक। अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति देखें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मुग़ल साम्राज्य का पतन। ठीक, तो मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या कारण थे तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ औरंगजेब की भूमिका दिखा रहा है कि औरंगजेब की भूमिका इसमें थी। मुग़ल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भी भूमिका थी। तो औरंगजेब की नीतियाँ जो थी मुख्यतः ये रिस्पॉन्सिबल थी मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण में। तो कौन कौन सी नीतियाँ थी? धार्मिक नीति, राजपूत नीति और दक्षिण नीति, यही मेनली नीतियाँ थीं जिनकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। तो धार्मिक नीति जो थी इसमें क्या होता था कि जो औरंगजेब था वो एक ही धर्म के पक्ष में अपने फैसले या फिर नीतियों का निर्माण करता था, दूसरे धर्म को अनदेखा करता था, ये कहा गया। दूसरा जो है वो है राजपूत नीति। राजपूत नीति, जो औरंगजेब के पूर्व के मुग़ल थे उनका राजपूतों से अच्छा संबंध था। वहीं औरंगजेब के टाइम क्या हुआ कि औरंगजेब ने राजपूतों से संबंध खराब कर लिए, तो ये भी एक रीजन था। वहीं दक्षिण नीति में बात की जाए तो दक्षिण नीति में क्या हुआ कि इसने प्रत्यक्ष विस्तार दक्षिण में किया, जिसकी वजह से एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हुई। अब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया था दूर के इलाके में। ठीक, तो ये भी एक पतन का कारण था। अब दूसरे कारण पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखने मिलता है अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब तक तो ठीक चला, उसके बाद जो था जितने भी शासक आए वो अत्यंत कमज़ोर थे, अत्यंत कमज़ोर थे। अब इनके कमज़ोर होने के कारण जो है अब दरबारी षड्यंत्र शुरू हो गए थे और दरबारी षड्यंत्र हो रहे हैं। अब केंद्रीकृत सत्ता जो थी अब उसमें बिखराव आ रहा है, आपस में ही षड्यंत्र हो रहा है, जिस कारण सत्ता में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब तीसरे कारण पे चलते हैं। तो बाहरी आक्रमण भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल थे मुग़ल सत्ता के पतन में। अब बात होती है कि जो अत्यंत कमज़ोर उत्तराधिकारी थे तो इसका फ़ायदा उठाकर बाद में जो बाहरी आक्रमणकारी थे उन्होंने आक्रमण किया और भारी लूट की और जो मुग़ल सत्ता थी उसको कमज़ोर किया।
चौथे रीजन पे चलते हैं तो यहाँ पता चलता है मुग़ल अमीरों का फिजूल खर्ची, षड्यंत्र और महत्वाकांक्षा। पांचवा रीजन है मनसबदारी और जागीरदारी संकट। मनसबदारी क्या होता है? मनसबदार होते हैं पदाधिकारी, और जिनको भूमि मिल जाती है वो होते हैं जागीरदार। छठा है कृषक संकट। कृषक संकट। सातवां वित्तीय संकट। तो ये संस्थागत कारण हैं। कौन कौन से? मनसबदारी, जागीरदारी संकट, कृषक संकट और वित्तीय संकट। तो ये मेनली यही रिस्पॉन्सिबल थे मुग़ल सत्ता के पतन के लिए, संस्थागत कारण। और सारे कारण भी इन्वॉल्व थे, लेकिन जो मेनली ये तीनों कारण थे, यही रिस्पॉन्सिबल थे मुग़ल सत्ता के पतन में। अब देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बारे में। मुग़ल सत्ता के कमज़ोर होने से या उसके पतन होने से जो क्षेत्रीय राज्य थे उनका उदय हुआ। तो वो राज्य कौन कौन से थे? तो यहाँ देखेंगे अवध है सआदत खां के नेतृत्व में। बंगाल जो हुआ तो मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला के नेतृत्व में। ये मुख्य नवाब थे बंगाल के। वहीं हैदराबाद निज़ामुल मुल्क के नेतृत्व में। केरल में देखते हैं कालीकट, कोचीन, चिरकल और त्रावणकोर को मिला के ये राज्य बना। मैसूर हैदर अली 1761 में ये अपना अलग राज्य मैसूर बनाता है। मराठा का उदय होता है पेशवाओं के अधीन। कर्नाटक सआदतुल्ला खां के नेतृत्व में। सिंध जो था अमीर के नेतृत्व में। नौवां रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब राज्य का उदय हुआ। 10वां राजपूताना, यहाँ पे मारवाड़ अलग राज्य है, मेवाड़, जोधपुर, आमेर, इन सब का उदय हुआ। इन सब का उदय हुआ। फर्रुखाबाद, रुहेलखंड और जाट राज का भी उदय देखने को मिलता है। 18वीं सेंचुरी में क्षेत्रीय राज्यों के उदय के कारण क्या क्या थे? तो यहाँ देखेंगे कारणों में केंद्रीकृत मुग़ल सत्ता का कमज़ोर होना एक कारण था। मुग़ल सत्ता कमज़ोर थी जिस वजह से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। दूसरा कारण है भारत का बड़ा आकार एवं केंद्र से दूरी। भारत के बड़े आकार होने के कारण जो दूर स्थित राज्य थे उन पर केंद्र अपनी पूरी पकड़ नहीं बना पाता था या कंट्रोल नहीं कर पाता था, जिस कारण क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा का होना एवं राष्ट्रवाद का अभाव। उस समय क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा का होना और राष्ट्रवाद का अभाव पाया जाता था, जिस वजह से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। आधुनिक प्रकार के परिसंघीय सोच की कमी थी। ठीक। अठारहवीं सदी के अन्य पक्षों के बारे में जान लेते हैं, जो हमने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे। समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ये है कि जो समाज था वो परंपरागत था, रूढ़िवादी था, पिछड़ा समाज था। ठीक। तो कैसे? हिंदू, मुस्लिम और सिख, इन सब में देखेंगे हिंदू में वर्ण पाए जाते थे, जाति थी, छुआछूत था, सती प्रथा थी, बाल विवाह था। ठीक। ऐसी कुरीतियाँ थी। वहीं मुस्लिम में भी देखने को मिलता है कि ऊंच नीच की भावना थी, देसी विदेशी। अशराफ जो होते थे वो विदेशी होते थे और वहीं अजलाफ जो होते थे वो देसी होते थे। ठीक।
तो इनमें भी भेदभाव देखने को मिलता था। जो अशराफ होते थे इनको उच्च पदों पर रखा जाता था, वहीं जो अजलाफ होते थे वो निम्न पेशा करते थे। ठीक, इनमें भी पर्दा प्रथा थी और महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। संस्कृति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो केंद्र की जो मुगलिया संस्कृति थी उसका पतन हुआ। ठीक, लेकिन जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ थीं उनका उदय हुआ, जैसे अवध, निजाम और बंगाल। इनमें जो संस्कृतियाँ थीं इनका विकास हो रहा है। ठीक, अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो यहाँ उत्पादन अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है, जो बैलेंस ऑफ पावर हो रहा है वो पॉजिटिव में है। यहाँ देखेंगे कि इकोनॉमी वॉज इन गुड कंडीशन। ठीक, 18वीं सदी का एक विमर्श। तो 18वीं सदी के बारे में हम लोग विमर्श निकालते हैं, क्या आखिर में 18वीं सदी कैसी थी। तो ये एक डिबेट का टॉपिक भी है कि जो साम्राज्यवादी लेखक हैं जैसे मार्शल हो गए, स्मिथ हो गए, तो उनका कहना है कि 18वीं सदी एक अंधकार की सदी थी। वहीं जो राष्ट्रवादी लेखक हैं सतीश चंद्र और अतहर अली, वो कहते हैं कि अंधकार की सदी नहीं थी ये। ठीक, तो क्या माना जाए? तो इनका जो तर्क है, जो उपनिवेशवादी लेखक हैं या साम्राज्यवादी लेखक हैं, तो उनका तर्क ये है कि राजनीतिक विखंडन था। ठीक, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा है, राजनीतिक विखंडन था, आपस में युद्ध लड़ रहे हैं सब, अशांति का परिदृश्य है और अस्थिरता की स्थिति है। ठीक, उत्पादन केंद्रों की गिरावट थी, जैसे आगरा, दिल्ली और लाहौर जैसे उत्पादन केंद्र, इनमें अब गिरावट आ रही है। ठीक, केंद्रीकृत मुगल संस्कृति जो थी उनमें गिरावट देखने को मिल रही है, कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य में। चौथा जो है रूढ़िवादी और पिछड़ापन यहाँ पे विद्यमान था। वहीं जो राष्ट्रवादी लेखक हैं सतीश चंद्र और अतहर अली, उनका कहना था कि 18वीं सदी को साम्राज्यवादी विचारधारा से जोड़कर देखना गलत है। ठीक, इनका तर्क था कि कुछ क्षेत्रों में विकास भी देखने को मिला, छोटे क्षेत्रों में, जैसे नए राज्य अलग हुए तो उनमें कुछ क्षेत्रों में विकास भी देखने को मिला। अब देखिएगा, लखनऊ, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, पटना, ढाका, इनका उदय हो रहा है। ठीक, क्षेत्रीय संस्कृतियों का उदय भी देखने को मिल रहा है, जैसे अवध, हैदराबाद और बंगाल। उत्पादन में व्यापार भुगतान संतुलन की अच्छी स्थिति 19वीं सदी से बेहतर थी। तो कंक्लूज़न क्या निकाला जाए, किसकी बात मानी जाए? तो यहाँ है कि 18वीं सदी की प्रकृति को अंधकार का युग कहना सही नहीं है, एक विशेषता का आरोपण उचित नहीं है। ठीक, इसे निरंतरता एवं बदलाव का युग कहना सही है। तो ये है कंक्लूजन, इसको अंधकार का युग नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसे निरंतरता एवं बदलाव का युग कहना सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।